दरअसल आज अपना काम किया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक में गिरावट क्यों है और एचडीएफसी लिमिटेड क्योंकि ग्रुप कंपनी है तो वो भी आज फिसली। आपने कैसे रीड किया आप दीवान साहब इस रिपोर्ट को, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, डेफिनेटली काफी आश्चर्यजनक रही ये जब खुलासा आया कि इस टाइप की चीज हुई है। लेकिन उसमें से 2-3 इम्प्लीकेशन एवं समझने जैसे हैं। पहली चीज तो ये कि एचडीएफसी बैंक के लिए व्हीकल फाइनेंस वाला पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत चिंतित हो। इस वजह से मार्केट ने उसको पहले रिएक्शन दिया लेकिन फिर डाइजेस्ट भी किया है। दूसरी चीज ये हुई कि एचडीएफसी में भी ये मुमकिन है। ये चीज आपको जब समय एचडीएफसी बैंक में जब ये एक रियलाइजेशन जब होता है, उसको आप जब अपनाते हो तब आपको समझ आती है कि भाई हाँ, इस टाइप की चीजें यहाँ भी हो रही है, हो सकती है, मुमकिन है। अब उस वजह से वीकनेस कितनी देर सस्टेन करती है ये डाउटफुल है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी इज ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन इज बिगर देन एन इंडिविजुअल, तो वो रफ्तार से वापस इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक में एक और चीज हो रही है जो बहुत क्वाइटली हो रही है और उसकी ज्यादा चर्चा होती नहीं है, वो है कि काफी की एग्जीक्यूटिव्स वहां से छोड़ के गए हैं या जा रहे हैं। 3-4 के नाम तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये जो लीडरशिप चेंज आ रहा है उसके वजह से है क्या आगे चल के अनसर्टेनिटी आएगी, ये सब क्वेश्चन जो थोड़े से लोगों के जहन में आ रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा पहला जैसा ना हो या प्रीमियम वैल्यूएशन जो मिलते थे वैसे आने में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। सो आई थिंक बैंकों में, टॉप बैंक्स में जो आज रेस लगी हुई है कि कौन सी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी बैंक है, वो कोटक है या एचडीएफसी बैंक है या हो सकता है आईसीआईसीआई उसमें अपना नंबर लगा ले, ये थोड़ा सा मामला जो है ये आज जो सर गिरावट आई है, मेरा सवाल ये है कि क्या अब हम इससे उभर जाएंगे? जितनी कमजोरी होनी थी हो गई, क्योंकि देखिए हम तो चले थे 11,000 छूने आज। अगर ये आज इतना नीचे नहीं होता तो 11,000 आज हो गया होता मेरे ख्याल से सुबह सुबह, अगर ये रिपोर्ट नहीं आई होती तो। अब क्या 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी के फॉल के कारण तो यही है। अगर आप डॉक्टर साहब बैंक निफ्टी के अंदर की चाल देखें तो ये रिपोर्ट हमने पचा ली है और अब हम वापस 11,000 की तरफ चलेंगे। मेरा कंसर्न तो और सवाल तो यही है आपसे। No, absolutely, I agree. ये अगर न्यूज ना होती तो इतनी आपको डैमेज, इसमें प्राइस डैमेज दिखती नहीं, और वो हो सकता है कि जाते जाते इंप्रूव भी हो जाए। जैसे कहा, साइडवेज तो ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट पचा लिया है और आगे चल के मूव इसमें आना मुमकिन डेफिनेटली। तो वीरू ये वजह थी जिसके चलते इस स्पेस में इस वक्त स्पेस बहुत प्रॉमिसिंग है। बिजनेस मॉडल सारी कंपनीज का इतना अच्छी तरह मैच्योर हो गया है और जैसे जैसे रीच बढ़ेगी ये इंप्रूव होगा, ये हम सब मानते हैं। और ये एक ही सेक्टर है जो आपको 8-10 साल की विजिबिलिटी भी दे सकता है। बाकी सेक्टर्स में बहुत सारे डाउट्स और संदेह के आपको चिन्ह दिखते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। लेकिन इनमें से कोई चीज मैं इस लेवल पे खरीदूंगा तो जवाब है फिलहाल नहीं। उसका रीजन है कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं। आप ये देखिए, एचडीएफसी लाइफ को जो निफ्टी में इंक्लूजन आने की वजह से जो बढ़त मिली है वो ऑलरेडी हो गई, और एक बार निफ्टी में आने के बाद आपको ईटीएफ्स के जरिए जो पैसा आता है, जो वेटेजेस बढ़ने शुरू हो जाती हैं, उसका असर काफी हद तक दिखता है। और ये सारी कंपनीज में से एक एक करके याद रखिएगा, आज एचडीएफसी लाइफ ने पहल की है, बहुत जल्द आपको एसबीआई लाइफ या आईसीआईसीआई प्रू लाइफ भी धीरे धीरे निफ्टी में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल्स की जो स्पेस है उसमें बैंकिंग धीरे धीरे कम हो सकती है और ये वाले बिजनेसेस जो है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो है, ये आ सकते हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको बहुत बढ़िया डिलीवर करें, बट इस रेट पे लेने में थोड़ा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अनफेवरेबल हो जाता है, क्योंकि महंगे हो चुके हैं। 2 महीने पहले लेते, 4 महीने पहले लेते, 6 महीने पहले लेते, तब भी आपको ये अच्छे लेवल्स पे मिले। वेट करिए, मौका लगेगा तब इसको ऐड किया जा सकता। पहले करीब 13-14% नीचे 12-13 रुपए के भाव आ रहा है एफपीओ का। आप कैसे अप्रोच करेंगे इसे? नहीं, इसमें हेमंत कंसेंसस ट्रेड यही है, जो फंसा हुआ है ऊपर के लेवल पे, वो यही सोच रहा है कि मैं इसको 23-24 रुपए पे निकालूं और 13 रुपए पे ले लूं। तो वो जब सारी भीड़ एक ही दिशा में जब जा रही है तो स्टॉक को रोकने, ऊपर रहने का कोई मुमकिन जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, आसार कम लग रहे हैं। एफपीओ आने के बाद जो कैपिटल आएगी, उससे जो बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट होगा और उसके बाद ग्रोथ आएगी, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है, ये मेरा मानना है। तो आई वुड लुक एट दिस स्टॉक सीरियसली। उसके बाद ये एक पड़ाव हो जाने दीजिए, एफपीओ का एक माइलस्टोन हो जाने दीजिए, उसके बाद होगा। अभी तो सभी यही सोच रहे हैं
23 रुपए में हम बेचेंगे, 13 पे ले लेंगे, और उस वजह से आपको शायद वो 23 रुपए भी ना मिले, धीरे धीरे वो गिरता जाएगा। और जैसे यातिन ने कहा, क्योंकि 25% ही है, याद रखिए, लोगों को ये याद रहना चाहिए कि भाई आपका जो लॉक इन वाला पार्ट है वो ना बेचने आ जाए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी एडजस्टमेंट सेटलमेंट के लिए। तो जो बेच रहे हैं वो ध्यान से बेचें, उतना ही बेचें जो फ्री फ्लोट में है, जो अनलॉक्ड है, और उस लिहाज से इसमें वॉलेटिलिटी है, ये आगे चल के बढ़ती हुई आपको दिख सकती है की तरफ से। और कल का थीम क्या रह सकता है ये भी बताइए, फिर नीरज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब नीरज जुड़ जाए तो बताइएगा, फिर कल का खिलाड़ी आज की भी शुरुआत करेंगे। देवान साहब प्लीज। हेमंत, थीम पकड़ने में जो आपकी और नीरज की मास्टरी है उसको तो मैं चैलेंज करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, और उस तरफ अभी कई मेहनत नहीं करूंगा। लेकिन जो ट्रेडिंग साइड पे मेरे पास एक एसटीबीटी आइडिया है। उसका रीजन ये है कि हम कई सेक्टर्स में जहां नैरेटिव पॉजिटिव है, जहां फैक्टर्स पॉजिटिव है, वहां पे प्राइस एक्शन देख रहे हैं, पर कई जगह बिना कोई कारण के भी प्राइस बढ़ा हुआ है, और वो रीसेट होना बहुत जरूरी है या बहुत जायज है कि हो जाएगा। उसमें से एक है पीवीआर, और मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी मुझे पीवीआर की जहां जहां प्रेजेंस है और जिस टाइप का इस इंडस्ट्री में माहौल बना हुआ है, चाहे वो एग्जीबिशन साइड में हो या प्रोडक्शन साइड में हो, मुझे नहीं लगता कि पीवीआर के पास ऐसी कोई वो है क्षमता कि ये आज जिस भाव पे है इस पे टिका रहे बहुत ज्यादा समय के लिए। तो जैसे जैसे ये हमने बाकी चीजों में देखा, लॉकडाउन खुलते हुए एफएमसीजी में बिक्री शुरू हो गई, कंजम्पशन का थीम वापस पकड़ में आया, पीवीआर को कोई कारण था नहीं इतना ऊपर जाने में, एक्सेप्ट फॉर दैट राइट्स इशू जो इन्होंने अनाउंस किया, वो भी बहुत एक छोटी लागत लेके किया है। तो आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजिशनल बेसिस पे आपको मिलेगा। अब वो एसटीबीटी में आ जाता है, फायदा हो जाता है, या आपको शायद 2-4 दिन और होल्ड करना पड़े, ये मैं नहीं जानता, पर डायरेक्शनली मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग का जो है माहौल जो है वो पॉजिटिव हो सकता रहेगा। ये तो एक चीज है, बट ब्रोकरेज हाउस से ज्यादा जो फायदा रहता है वो होता है डिपॉजिटरी को, और उस लिहाज से मुझे लगता है सीडीएसएल का अगर आप शेयर देखें, और ये भी आईपीओ से आए हुए भाव से काफी नीचे तक आ गया था, थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है, अभी भी इसमें प्राइसिंग पावर और ग्रोथ का जो वो विजिबिलिटी है वो सालों सालों तक दिखती है। और भी चीजें अगर डीमैट की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जैसे अगर हमने ऑनलाइन डिग्री देना शुरू कर दिया, पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कल को आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स को भी डीमैट करने की अगर वो एक विकल्प खड़ा होता है, तो इसमें कितने नए एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप की चेंजेस जो आने में डायनामिज्म बहुत ज्यादा है स्पेस में, तो आई वुड बिलीव सीडीएसएल को लॉन्ग टर्म बेसिस पे पोर्टफोलियो में रखें। इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देख रहा हूं, पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये आपको बहुत बढ़िया वो दे पाएगा रिटर्न्स, और एक स्टेडी प्लेयर बन पाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस या इकोनॉमी की जो पेस है, उससे कोई इसको ज्यादा आंच आने की उम्मीद नहीं। वाला समय आ रहा है, जैसा आशीष कह भी रहे थे देवान साहब, एक तिमाही अच्छी, एक तिमाही खराब। अब ट्रेडर्स कंफ्यूज्ड, तेजी करें या मंदी करें, आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल रियलिटी के नतीजों को? आपने इतने महीनों में जो लॉकडाउन चला, घर पे लोगों से बातें की, दोस्त यारों से, सबसे आपके वेलविशर से, आपको कहीं भी किसी ने ये पूछा कि अभी रियल एस्टेट लेने लायक बना है कि नहीं? और अगर इस सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं, तो आपके लिए जवाब क्लियर है कि आज जो परिस्थिति है इसमें रियल एस्टेट, और वो भी प्रीमियम रियल एस्टेट का बिकना जो है वो दुर्लभ होता जा रहा है। और जब हम लोग ने बहुत समय से प्राइस रिडक्शन की बातें सुनी कि एक आना झटका बाकी है, पीयूष गोयल साहब ने भी एक बार ऐलान भी जब किया कि बिल्डर्स को जो अगर प्राइस रिडक्शन नहीं किया तो सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा और उनको अपने आप करना पड़ेगा। कई मिनिस्टर्स ने कहा, गडकरी साहब ने कई बार अंदेशा दिया, लेकिन हो ये रहा है कि इन लोग की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कई प्लेयर्स की, वो इतनी लो रही है कि इनको इतना फर्क पड़ता नहीं है, और ओवरऑल एनीवेज लेवरेज है नहीं, ना लोन है इनके पास बहुत ज्यादा, या बकाया कोई इस टाइप का की टेंशन है, तो ये स्टेटस को मेंटेन तभी रहेगा और एक प्लेटो जैसा आपको दिखेगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज जो हो रही है वो वर्क फ्रॉम होम की वजह से, और खास करके जो छोटे शहरों में लोग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, वो ट्रेंड आपको पिकअप होते हुए दिखेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में जैसे सरकार एक नया पैकेज बनाने की कोशिश करेगी, इस बार वो पैकेज लेबर ओरिएंटेड आने की उम्मीद इसलिए भी हो रही है कि फाइनली नौकरियां आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी अर्थव्यवस्था को वापस
अपने पांव पे खड़े रहने के लिए या दौड़ने के लिए। अब उस चक्कर में रियल एस्टेट को डेफिनेटली कोई ना कोई वो फेवर मिलेगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स। वहां पे आपको एक ट्रिगर बहुत बढ़िया मिल सकता है। सिलेक्ट कंपनीज जो खास करके टियर 2 टियर 3 में भी प्रेजेंट है, उसमें ओवरऑल रियलिटी इतनी ज्यादा एक्टिव है नहीं उस स्पेस में, ये तो बॉम्बे स्पेसिफिक ज्यादा रहे। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी थोड़ा सा ये जो ये पहली तिमाही के नंबर्स में जो डिसअपॉइंटमेंट आशीष ने बताया, ये गुड से बैड हो गया, जो ये बैड का बैड या अगली ही रह सकता है। मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी इसमें गुड की कैटेगरी में आने की इसकी क्षमता है, तो इसको थोड़ा सा इससे दूर है। बट वी विल डिस्कस रियल एस्टेट एट दैट पॉइंट इन टाइम। अगस्त के महीने में याद रखिएगा, अगस्त सितंबर के टाइम जो है रियल एस्टेट कुड प्रोबब्ली स्टार्ट लुकिंग अप अगेन।